दोस्तों हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको ब्रह्मांड के कई सारे अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताया था और आपने उस वीडियो को काफी पसंद भी किया था। आप में से कई सारे व्यूअर्स ने ये डिमांड भी की थी कि भाई इसका नेक्स्ट वीडियो तो बनता है। तो फिर क्या आपने डिमांड की और हम उसे पूरा ना करें? ऐसा कभी हो सकता है? और ब्रह्मांड में भी तो मिस्ट्रीज की कोई कमी थोड़ी ना है यार। तो फिर देर किस बात की, आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ और इंटरेस्टिंग और अनसॉल्व्ड स्पेस मिस्ट्रीज। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले क्या आप भी मेरी तरह एक स्पेस लवर हो और आपको भी स्पेस वाले टी शर्ट्स पहनना काफी पसंद है? तो फिर सोचना क्या, अभी कभी हमारे वेबसाइट antarikshtv.in पर जाकर हमारे ऑफिशियल मर्चेंडाइज को जरूर चेकआउट करना। अभी स्टॉक्स के प्राइस भी काफी कम हो गए हैं और साथ ही आप अपने ऑर्डर को हमारे वेबसाइट पे ही ट्रैक भी कर सकते हो। यानी कि अब नो मोर झंझट एंड नो मोर क्वेरीज, जाकर अपने मनपसंद के टी शर्ट्स ले लो। और साथ ही आप अभी स्पेस से हटकर कुछ फंकी टी शर्ट्स भी ट्राई कर सकते हो। जल्दी जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों हम इंसानों के लिए स्पेस से जुड़ी एक बेहद ही इंटरेस्टिंग मिस्ट्री ये है कि एरिसीवो मैसेज कब और किसे मिलने वाला है। एरिसीवो मैसेज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरस्टेलर रेडियो मैसेज था जिसे 16 नवंबर 1974 को पुएर्तो रिको के एरिसीवो रेडियो टेलीस्कोप से स्पेस में भेजा गया था। इसे फ्रैंक ड्रेक और कार्ल सैगन ने मिलकर लिखा था। इस मैसेज में हम इंसानों के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लिखी गई थी, जैसे कि हम कैसे दिखते हैं, हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर, हमारा सोलर सिस्टम और पृथ्वी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। इसे धरती से 25,000 लाइट ईयर्स दूर हरकुलिस कॉन्स्टेलेशन में स्थित मेसियर ऑब्जेक्ट 31 ग्रेट ग्लोबुलर क्लस्टर की ओर भेजा गया था। इट मीन्स कि इस मैसेज को वहां तक पहुंचने में कम से कम 25,000 साल तो लगने ही वाला है और हम अपने लाइफ टाइम में कभी भी ये पता नहीं लगा पाएंगे कि ये किसे मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बतानी जरूरी है और वो ये कि वैज्ञानिकों ने इसे एलियंस यानी कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन से कोई कम्युनिकेशन सेटअप करने के लिए नहीं भेजा था। इसके पीछे उनका मकसद ये था कि अगर फ्यूचर में ये किसी एलियन सिविलाइजेशन को मिलता है तो वो हम इंसानों के बारे में जान सकेंगे, यूनिवर्स में हमारी प्रेजेंस के बारे में उन्हें पता चलेगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो ये जान पाएंगे कि हम इंसान कितने एडवांस्ड है, मतलब एडवांसमेंट के किस लेवल पर है। वैसे क्या आप कॉस्मिक रेज के बारे में जानते हैं? ये हाई एनर्जी प्रोटॉन्स और एटॉमिक न्यूक्लियाई होते हैं जो आउटर स्पेस से हमारी धरती की ओर आते हैं। कॉस्मिक रेज बेहद ही खतरनाक होते हैं और इसलिए इन्हें घोस्टली विजिटर्स भी कहा जाता है। थैंकफुली हमारी धरती का एटमॉस्फेयर इन कॉस्मिक रेज को हम तक नहीं आने देती है, पर जब हमारी सैटेलाइट्स, स्पेस क्राफ्ट्स और उसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं तो उन्हें इन कॉस्मिक रेज का सामना करना पड़ता है। जैसे ही हम स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर जाते हैं तो एस्ट्रोनॉट और स्पेस क्राफ्ट में बैठे क्रू को हाई एनर्जी रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। इसके कारण उनकी बॉडी में रेडिएशन का लेवल भी एक नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ये उनके लिए कोई खतरे वाली लिमिट तक नहीं पहुंचता है। इसके असली शिकार तो स्पेस क्राफ्ट्स और उसके दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनते हैं। अगर किसी कॉस्मिक रे पार्टिकल की एनर्जी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो कई बार ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में एंटर हो जाते हैं और उन्हें डैमेज भी कर सकते हैं। हो सकता है कि उस इक्विपमेंट में स्टोर्ड सारा डेटा तबाह हो जाए और सारा सिस्टम क्रैश हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें मिस्ट्री जैसी क्या है? मिस्ट्री ये है कि साल 2009 में नासा के एडवांस्ड कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर स्पेसक्राफ्ट से मिले डेटा से ये पता चला था कि पिछले कुछ सालों में आउटर स्पेस से आने वाली कॉस्मिक रेज की इंटेंसिटी 17% बढ़ चुकी है। इंसानों की स्पेस हिस्ट्री के इतिहास में हमने इतनी ज्यादा कॉस्मिक रे इंटेंसिटी ऑब्जर्व नहीं की है। ये इतनी ज्यादा है कि अब हमें स्पेस में इंसानों और स्पेसक्राफ्ट्स को भेजने से पहले रेडिएशन से निपटने वाली शील्ड्स की प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी को फिर से चेक करना होगा। हमें देखना होगा कि हमारी करंट टेक्नोलॉजी इससे लड़ पाएगी या नहीं। लेकिन सवाल तो ये है कि ये कॉस्मिक रेज आ कहां से रही है? हम जानते हैं कि ये आउटर स्पेस के स्टार्स और गैलेक्सीज के द्वारा एमिट की जाती है और हमारा सूरज भी इन्हें एमिट करता है। लेकिन सवाल ये है कि इतने कम समय में इनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? ये भी एक अनसुलझी पहेली है। अब मैं आपको ले जा रहा हूं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे छोटे प्लैनेट मरकरी के सैर पर। मरकरी यानी कि बुध ग्रह
सूरज के सबसे करीब वाला प्लैनेट है और कई मायनों में काफी मिस्टीरियस भी है। मरकरी हमारे सूरज के इतने करीब है कि धरती पर मौजूद टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप से तो इसे ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा कठिन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मरकरी प्लैनेट की आधी वॉल्यूम में तो सिर्फ इसकी कोर फैली हुई है, जबकि धरती की कोर सिर्फ इसके 10% वॉल्यूम में ही फैली हुई है। सेकेंडली, इसकी डेंसिटी भी काफी ज्यादा है और सोलर सिस्टम में सिर्फ धरती की डेंसिटी ही इससे ज्यादा है। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि शायद कई करोड़ साल पहले इसकी किसी चीज से जोरदार टक्कर हुई होगी, जिसके कारण इसकी आउटर लेयर अलग हो गई होगी, या फिर हो सकता है कि सूरज के इतने करीब होने के कारण इसकी क्रस्ट पिघल गई हो। अब असल में क्या हुआ था ये तो कोई नहीं जानता और यही बात इसे मिस्टीरियस भी बनाता है। वैसे क्या आपको पता है कि इनर सोलर सिस्टम के 4 रॉकी प्लैनेट्स में धरती के अलावा मरकरी ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास एक कंसिडरेबल मैग्नेटिक फील्ड है। हमारे एक पिछले वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि मरकरी के एक साइड पर बर्फ भी जमा हुआ है। मतलब सच में ये काफी मिस्टीरियस प्लैनेट है। वैसे मिस्टीरियस से याद आया कि हमें प्लैनेट 9 के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। नहीं, मैं यहाँ पर प्लूटो की बात नहीं कर रहा। अब ये तो सभी जानते हैं कि प्लूटो अब प्लैनेट नहीं रहा और इसका रीजन भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। साल 1781 में विलियम हेर्शेल ने यूरेनस की खोज की थी। इसके स्टडीज से पता लगा कि इसकी ऑर्बिट पर किसी दूसरे प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है। वो प्लैनेट था नेपच्यून, जिसे साल 1846 में जोहान गॉटफ्राइड गैले ने डिस्कवर किया था। इसकी स्टडीज के बाद भी यही सामने आया कि नेपच्यून की ऑर्बिट पर भी कोई प्लैनेट इन्फ्लुएंस डाल रहा है। उस समय के साइंटिस्ट ने इसे प्लैनेट एक्स का नाम दिया था। करीब 90 सालों के बाद साल 1930 में क्लाइड टॉम्बोग ने प्लूटो को खोज निकाला। उस समय दुनिया को लगा कि हमने प्लैनेट एक्स को डिस्कवर कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। प्लूटो हमारा प्लैनेट एक्स नहीं था और आज तक ये मिला भी नहीं है। अब चूंकि प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है तो हम अपने इस हाइपोथेटिकल प्लैनेट को प्लैनेट 9 कहते हैं। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये प्लूटो की ऑर्बिट के पार कुइपर बेल्ट में कहीं पर स्थित है, क्योंकि प्लूटो और कुइपर बेल्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर भी इसका असर देखा जा सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसको नहीं देखा जा सका है। आज तक हम इसकी खोज करने में नाकामयाब रहे हैं। प्लैनेट 9 के बारे में कई अलग अलग थ्योरीज दी गई है। इनमें से एक थ्योरी ये है कि प्लैनेट 9 अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसा कहा जाता है कि कई सालों पहले जुपिटर की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर सोलर सिस्टम में प्रेजेंट एक जायंट प्लैनेट अपनी ऑर्बिट से भटक गया था और उसकी आउटर लेयर बर्बाद हो गई थी। इस थ्योरी के हिसाब से प्लैनेट 9 असल में उस जायंट प्लैनेट की बची हुई कोर है, जिसे आज तक नहीं खोजा जा सका है। कुछ लोग इसे एक रोग प्लैनेट भी मानते हैं, मतलब जो शायद कभी हमारे सोलर सिस्टम से गुजरा होगा, या क्या पता अभी भी हमारे सोलर सिस्टम में कहीं मौजूद हो। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये हमारे सूरज का एक कंपेनियन स्टार है, यानी कि दूसरा स्टार हो सकता है जो साइज में बहुत ज्यादा छोटा हो तो ये भी सकता है कि ये कोई जायंट प्लैनेट हो जो सोलर सिस्टम के आउटर साइड में कहीं स्थित हो और ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होने के कारण ये किसी दूसरे सोलर सिस्टम का हिस्सा बन गया हो। थ्योरीज कई हैं, लेकिन असलियत कोई नहीं जानता। आखिर में मैं आपको एक ऐसे फेनोमेनन के बारे में बताने वाला हूं जिसे आइंस्टाइन ने स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस, यानी कि लंबी दूरी पर होने वाले डरावने एक्शंस का नाम दिया था। मैं बात कर रहा हूं क्वांटम इंटेंगलमेंट की। ये एक फिजिकल फेनोमेनन है जो एक लंबी दूरी पर स्थित दो पार्टिकल्स के बीच जनरेट होती है और आपस में इंटरैक्ट करती है, वो भी इस तरह से कि आप इनकी क्वांटम स्टेट्स को अलग अलग इंडिपेंडेंटली एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। आसान शब्दों में कहूं तो मान लीजिए कि दो पार्टिकल्स एक बहुत ज्यादा दूर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्स के दो अलग अलग कोनों पर। क्वांटम इंटेंगलमेंट के अनुसार अगर पहला पार्टिकल क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो दूसरा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, जिससे कि उनका टोटल स्पिन हमेशा 0 हो। उनके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स भी एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज होंगे और उनके मोमेंटम और पोलराइजेशन भी आपस में रिलेटेड होंगे।
चलिए इसे थोड़े और इजी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक इंसान अमेरिका में रहता है और आप यहाँ भारत में रहते हो। अगर वो लेफ्ट साइड से जाता है तो आप राइट साइड से जा रहे हो। वो सर नीचे करता है तो आप सर ऊपर कर रहे हो। मतलब बिल्कुल जैसे कि कोई मिरर इमेज हो। बट यहाँ पर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और यही इसकी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि दो पार्टिकल्स जो यूनिवर्स के दो अलग अलग कॉर्नर पर हैं वो आपस में बिना किसी कांटेक्ट के ऐसा बिहेवियर कर सकते हैं? अगर इन दोनों के बीच कोई सिग्नल एस्टैब्लिश भी करनी है तो हमें वो सिग्नल्स लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से भेजने होंगे और ये तो फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है। क्वांटम एंटेंगलमेंट क्वांटम मैकेनिक्स का एक फीचर है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में पूरी तरह एब्सेंट होता है। साल 1935 में एल्बर्ट आइंस्टाइन, बोरिस पोडोल्स्की और नैथन रोजन के रिसर्च पेपर्स का ये मेन सब्जेक्ट था। इसके अलावा इरविन स्क्रॉडिंगर ने भी इस पर रिसर्च की थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन सहित दूसरे वैज्ञानिकों का भी ये मत था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पर इसे एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ किया जा चुका है। फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनोज और यहाँ तक कि छोटे छोटे डायमंड्स तक इस प्रॉपर्टी को शो कर चुके हैं और इसका प्रॉपर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अभी भी हमारे पास नहीं है। खैर, अब आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं। साथ ही आप हमें ये भी बताइए कि क्या हमें अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहिए, हाँ या नहीं। हमारे टी शर्ट्स को खरीदने के लिए हमारे वेबसाइट पर जाना मत भूलना। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम अपडेट किया था कि इस वीडियो की कुछ मेन फाइल्स डिलीट हो गई थी और इस वीडियो को आप तक लाने के लिए मुझे एक बार फिर से दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। तो इस बात पर इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है यार। तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से जाके फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।